नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पोली गुरुजी में। यहाँ दोस्तों ये है चैप्टर 2 का लेक्चर दूसरा और इसमें जो है हम बात करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कि यह दोनों क्या होते हैं, और फिर जो है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कौन कौन सा हक होता है और ये क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और बीईई की स्थापना कब किया गया और इसको लागू कब किया गया और उसका हेड ऑफिस कहाँ है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे वीडियो को YouTube चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मैं एनर्जी कन्वर्जेशन चैप्टर को और भी वीडियो डालूं तो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 क्या होता है। ठीक है, तो ये है टॉपिक दोस्तों कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो होता है 2001 वो क्या है, वो किससे रिलेटेड है, वो क्या कहता है, उसको क्यों लाया गया, उसको कब लाया गया, उसको किसने लाया, उसको क्या जरूरत पड़ गई लाने को, उस नियम को बनाने को, मैं सारा चीज बताऊंगा आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 क्या होता है और किन किन राज्यों पे लगता है, यह इसको कौन निर्धारित करता है, इसको कौन लागू करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और यह क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों 5 नंबर आएगा ही आएगा, आपका 5 नंबर जो है वो फिक्स है, आना ही आना है 5 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है ना, तो सुन लीजिए क्या है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 यह जो है इस एक्ट की स्थापना 29 सितंबर जो है कि 2001 को निर्धारित स्थापना किया गया। 29 सितंबर 2001 को स्थापना किया गया। जैसा देख सकते हैं इस एक्ट की स्थापना 29 सितंबर 2001 को या 1 में केंद्र सरकार के द्वारा एक नियम पारित किया गया। उस नियम को एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। फिर सुनिए इसका पहला, इसमें कई चरण है, 3-4 चरण है, मैं चारों चरण को बताऊंगा क्या क्या है चरण है। आप अच्छे से वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरा टॉपिक समझ में आ सके। ठीक है, तो यहां सुन लीजिए, कह रहा है कि ऊर्जा बचत क्षमता, उच्च ऊर्जा बचत क्षमता या ऊर्जा बचत क्षमता दोनों कई चीज है। मतलब कि आप जो ऊर्जा बचा रहे हो वो ठीक है, और इसके लाभ, बचाने के बाद जो लाभ होगा वो के साथ मांग और आपूर्ति, मांग का मतलब समझ लीजिए जरा और आपूर्ति का मतलब उसके बाद कई बार पढ़ के दिखा दूंगा। मांग क्या होता है, जैसे कि तो मांग क्या है, तो ग्राहकों द्वारा जो प्रस्ताव रखा जाता है उसको मांग कहा जाता है। आपूर्ति तो जो कर्मचारी द्वारा, जो कंपनियों द्वारा, जो है कि कैंपसों द्वारा ग्राहकों है उसको आपूर्ति कहा जाता है। सुन लीजिए, अब ऊर्जा बचत क्षमता और इसके लाभ के साथ मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना, वही मैंने 10 और 12 समझाया ना, उसके बीच के अंतर को कम करना, पर्यावरण को बचाने के लिए, और साथ साथ तो पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि पर्यावरण नहीं बचेगा तो फिर क्या फायदा, कोई जीवन संभव नहीं है, सब नष्ट तहस नहस हो जाएगा। तो पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया, एक अधिनियम पास किया। उस अधिनियम को एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के नाम से जानते हैं। भारत सरकार ने यह नियम क्यों पारित किया, यह नियम इसलिए पारित किया कि जो आपका ऊर्जा बचत क्षमता है, जो आप ऊर्जा बचा रहे हो, उससे जो लाभ हो रहा है इन दोनों, तथा जो बाजार में मांग है, जो लोग मांग रहे हैं, जितनी कैपेसिटी मांग रहे हैं वो, और जो आपूर्ति है वो, इन सबको एक ही नियम के अंदर समेट दिया गया, एक बांध दिया गया। उस नियम को ही क्या कहते हैं, तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा सुन लिए, इसका संक्षिप्त नाम ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 है। ठीक, तीसरा सुन लीजिए, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। इसका विस्तार, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पे है, एक राज्य को छोड़ा के, किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन वो पहले था, अब जो है जम्मू एंड कश्मीर पर भी यह नियम लागू होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि
अनुच्छेद 370 जो था वो हट गया। अब उसी के कारण जो है कि वहां भी यह नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला बात करते हैं, इस एक्ट के तहत ऊर्जा मंत्रालय राज्य का हो या केंद्र का हो, ऊर्जा मंत्रालय तथा केंद्र का विलय करके, ऊर्जा मंत्रालय राज्य का हो या केंद्र का हो और केंद्र को भी विलय करके 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। यह एक ऑफिस, यह एक जो है कि कहा जाए कि हेड ऑफिस, यह कहा जाए कि पूरे सरकार का ऊर्जा का एक नियंत्रण करने का केंद्र निर्धारित किया गया, बनाया गया। वह कितने को? तो 1 मार्च 2002 को। इसके द्वारा ही ऊर्जा की कुल गतिविधियों बचाव, हानि, लाभ, बांटना, सब कुछ, कुल गतिविधियों, नियम, कार्यक्रम का निरीक्षण की जिम्मेदारी होगी। किस नियम के अंतर्गत? किसके अंतर्गत? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अंतर्गत यह सारा नियम जो होगा उसमें जाएगा। तो सबसे पहले एक्ट लागू हुआ, एनर्जी कन्जर्वेशन एक्ट 2001। उसके बाद उसके अंतर्गत, उस नियम के अंतर्गत एक और जो है कि संस्था का स्थापना किया गया। उस संस्था को कहते हैं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आइए अब बात करते हैं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है। ठीक है, उस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या क्या गतिविधियां होती हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले बात करता हूं कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग बात करने वाले थे कि BEE क्या है, अर्थात ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है, इसका 2000 अधिनियम 2001 के तहत यह क्यों लाया गया और इसके अंतर्गत वो क्या क्या कार्य आ सकता है और यह कैसे कैसे कार्य करता है और इस पे किसी राज्य गवर्नमेंट का या केंद्र सरकार का कौन कौन सी गतिविधियां या कौन कौन सा जो होता है कि हक होता है कि वो क्या क्या इस पे नियम लागू कर सकता है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। इसका फंड कहाँ से आता है, इसका बजट कहाँ से आता है और यह किन किन क्षेत्रों पर कार्यरत होता है। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए यहाँ है कि BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अर्थात ब्यूरो ऊर्जा दक्षता की स्थापना। इसकी स्थापना मैंने अभी तुरंत बताया कि कब हुआ था, 1 मार्च 2002 को। 1 मार्च 2002 को एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अधिनियम केंद्र द्वारा बनाई गई। यह एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के द्वारा BEE की स्थापना किया गया और इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को किया गया। ठीक है, फिर इसका प्रधान कार्यालय का मतलब कि हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका जो प्रधान कार्यालय है वो है दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों, तो वो है दिल्ली में। ठीक है, फिर बात करते हैं कि यह किन किन स्थितियों में कार्यरत होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या जो होता है कि क्रियावंती या मतलब कि किन किन क्षेत्रों पर कार्य कर सकता है। तो एक चीज देखिए, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन इसमें से जो कुछ मुख्य बातें हैं वो मैंने उठा लिया है और वही बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला है कि राष्ट्र ऊर्जा दक्षता व संरक्षण प्रयासों एवं कार्यक्रमों को दिशा निर्देश देना। मतलब कि राष्ट्र पूरे भारत में और संरक्षण प्रयासों एवं कार्यक्रमों को, मतलब कि संरक्षण कंजर्वेशन, ये जो किसी पूरे भारत में जो है कि ऊर्जा को बचाने और उसके कार्यक्रम मतलब कि स्थिति को निर्धारित करना, ये किसके अंतर्गत आता है, BEE के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर ऊर्जा दक्षता परिणामों को देखने, ऊर्जा दक्षता के परिणामों को हमने ऊर्जा जब मान लीजिए किसी कंपनी के लिए निर्धारित किया तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, क्या उसका मतलब कि रिजल्ट आ रहा है, तो उसको भी देखना तथा मापना, उस एक मान निर्धारित करना, फिर जांचने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करना। इन सब जो ये सभी प्रक्रियाएं जो है वो किसके अंतर्गत आती है, BEE के अंतर्गत आती हैं। जागरूकता लाना और जानकारी फैलाना, जागरूकता लाना और जानकारी फैलाना मतलब क्या कि एनर्जी के बारे में किसी कंपनी को, किसी लोगों को, अन्य व्यक्तियों को, हर एक जो है कि कारीगरों को जागरूक करना कि कैसे एनर्जी बच सकती है और कैसे एनर्जी का हम अधिक से अधिक हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त करना। फिर अगला है कि ऊर्जा दक्ष प्रक्रिया, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोसेस, उपकरण, युक्तियां, प्रोजेक्ट के खोज को प्रोत्साहित करना। अर्थात अगर कोई कंपनी या किसी कंपनी को जाके इसके जो कर्मचारी होंगे वो जाके प्रोत्साहित करेंगे
कि आप प्रोजेक्ट करिए, ये बनाइए, वो बनाइए, जो है कि आप एक प्लांट बनाइए, ऐसे एनर्जी को निर्माण किया जा सकता है, ऐसे एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और जो है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में कार्य में लगाया जा सकता है। ये है इसी के अंतर्गत। फिर अगला है कि ऊर्जा दक्ष राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ऊर्जा दक्ष राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्यक्रमों को कार्यरत करना। मतलब क्या कि इसी हेड ऑफिस के अंतर्गत ये आता है कि कई राज्यों को आपस में ऊर्जा के लिए जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह केंद्र का जो होता है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, केंद्र के द्वारा होता है, और केंद्र में तो सभी राज्य आ जाएंगे, तो ठीक है। तो फिर केंद्र के द्वारा मतलब बीईई के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मतलब कि अन्य देशों से भी ऊर्जा के बारे में समझौता किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे हर एक विभाग का अलग अलग ऑफिस होता है, उसी तरह से ऊर्जा लेवल का भी एक अलग ऑफिस होता है। जैसे आप पढ़ते होंगे पेपर में कि ब्यूरो, लखनऊ ब्यूरो के द्वारा, कानपुर ब्यूरो, ऐसा कुछ पढ़े हैं लखनऊ ब्यूरो के द्वारा। अब लखनऊ उत्तर प्रदेश में और कोई ब्यूरो नहीं है, बस एक ही है, लखनऊ में ही ब्यूरो का हेड ऑफिस है, ठीक है। फिर पढ़ते होंगे दिल्ली ब्यूरो के द्वारा, ऐसा पढ़ते हैं पेपर में, देखिए कहीं के लिखा होता है कोने में, तो वही है ब्यूरो। ब्यूरो जो होता है कि वो एक हेड ऑफिस है, ठीक है, वो भी एनर्जी लेवल का। तो हमने बात कर लिया कि बीईई ब्यूरो ऊर्जा दक्षता की स्थापना तथा ब्यूरो ऊर्जा दक्षता के अंतर्गत कार्य क्या क्या हो सकते हैं। अब इस पर मैं बात करने वाला हूं कि इस पे केंद्र सरकार कौन कौन से अधिनियम पास कर सकती है, या केंद्र सरकार क्या क्या निर्धारित कर सकता है। क्या उसको केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए नियम को राज्य सरकार संशोधित कर सकता है, या राज्य सरकार लागू कर सकता है, या राज्य सरकार उसमें कुछ अन्य स्थितियां ला सकता है, ठीक है, वो बात करने वाला हूं। यहाँ दोस्तों तो हम लोग बात करने वाले थे कि बीईई पर सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का कौन कौन सा अधिकार होता है और क्या क्या कार्य क्षेत्र होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर क्या क्या नियम लागू कर सकती है और क्या क्या नहीं, ठीक है। तो पहला है दोस्तों कि सूचित उपकरणों व साधनों के लिए ऊर्जा मानकों को सुनिश्चित करना। सूचित उपकरणों का मतलब होता है कि जो आपके सूची में, जो आपके लिस्ट में जो उपकरण तैयार है, जो मशीन तैयार है, उस मशीन को और साधनों के लिए ऊर्जा मानक निर्धारित किया जाता है। मतलब ऊर्जा लेवल निर्धारित किया जाता है कि अगर आपको जनरेटर चलाना है तो इतना ऊर्जा लेवल निर्धारित है, अगर आपको फैक्ट्री की बहुत बड़ी मशीन चलानी है तो आपको इतना ऊर्जा लेवल निर्धारित है। उसको जो होता है कि केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है, सुनिश्चित कर सकती है। सूचित उपकरणों व साधनों पर सीधे अनिवार्य का लेबल लगाना। तीसरा कि ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता में उन्हें क्षेत्रीय और स्थानीय जलवायु को बनाने के लिए संशोधन कर सकती है। अगर बीईई के द्वारा क्षेत्रीय और स्थानीय जलवायु प्रदूषण या ये कहा जाए कि वातावरण को ध्यान में न रखते हुए अगर ऊर्जा का लेवल निर्धारित कर दिया गया हो किसी कंपनी के द्वारा, तो केंद्र सरकार उसमें संशोधन कर सकती है, और संशोधन ये कर सकती है कि उसके ऊर्जा लेवल को उस स्थान के पर्यावरण को देखते हुए घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है जरूरत के अनुसार। तो इसका बागडोर जो होता है वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। फिर अगला बात करते हैं कि संशोधन कर सकती है, अर्थात ये कहा जाए कि बीईई का पूरा बागडोर जो होता है, मतलब कि जो पूरा कंट्रोल होता है वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है, ठीक है, केंद्र सरकार के हाथ में होता है। फिर अगला है कि यह प्रमाण पत्र जारी कर सकती है, अर्थात केंद्र सरकार जो होती है वो किसी भी कंपनी को, जो नई नई कंपनियां खुल रही हैं, उनको अगर ऊर्जा लेवल का प्रमाण पत्र चाहिए तो केंद्र सरकार जारी कर सकती है। तो इतना जो दोस्तों जो है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है बीईई का कंट्रोल। फिर अगला बात करते हैं कि क्या इस पे राज्य सरकार कौन कौन सा नियम पारित कर सकती है और क्या क्या नहीं, ठीक है। तो वो इन स्टेट गवर्नमेंट देख लीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट का पहला जो है वो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए क्षेत्रीय स्थानीय स्थितियों के अनुसार संशोधन कर सकती है। अर्थात अगर केंद्र सरकार जो है कि क्षेत्रीय और स्थानीय स्थितियों को एक नियम पारित कर दी है कि इतना ही ऊर्जा इस स्थानीय क्षेत्र में यूज होगा, तो राज्य सरकार उसको बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, स्थितियों को जायजा लेकर के और स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके। फिर अगला बात करते हैं कि राज्य में नवनिर्माण कॉम्प्लेक्स, अगर किसी राज्य में नई नई जो है कि कॉम्प्लेक्स या फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है, तो नवनिर्माण कॉम्प्लेक्स के मालिकों को, तो उनके मालिकों को ऊर्जा संरक्षण अनुपालन का निर्देश दे सकती है। राज्य गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है
वो अगर किसी उस राज्य में कोई नई कंपनी बैठ रही है या कोई नया कॉम्प्लेक्स बैठ रहा है तो उसको एक ऊर्जा का मानक राज्य सरकार और उसको दिशा निर्देश, मतलब कि ऊर्जा नियम को मानने का दिशा निर्देश स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकता है। फिर बात करते हैं अगला, तीसरा लास्ट यही है कि किसी भी ऊर्जा दक्ष के लिए प्रोत्साहन तथा फंड का कार्य कर सकेगी। मतलब कि अगर किसी कंपनी को ऊर्जा कम होता है मतलब कि तो उसको भी बढ़ा सकती है, अगर उसको फंड ऊर्जा के लिए कम होता है तो उसको भी दे सकती है। या ये कहा जाए कि बीईई संस्था में अगर किसी प्रकार की फंड की आवश्यकता हो सकती है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बीईई का बजट कहां से पास होता है। तो बीईई का बजट जो होता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जब बजट आता है पूरे देश का तो उसी बजट में बीईई का भी बजट पास किया जाता है। दोस्तों पूरा संरचना की क्या है बीईई और क्या है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। एक और वीडियो बनेगा, मैं अगर वीडियो वो भी इसी में बनाया तो काफ़ी लंबा हो जाता, स्टैंडर्ड मानक तथा जो है कि कई उसमें अभी टॉपिक बचे हुए हैं, तो एक वीडियो में यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ साथ बेल आइकन और लाइक भी करिए। और जो भी आपको प्रश्न पूछना हो आप जो है कि कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसके अन्य एनर्जी कन्वर्सेशन के सभी पार्ट्स जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।